हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये हमारा वीडियो नंबर 2। इससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके अलावा जो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं तो पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या था, तो सबसे पहला हमारे केमिकल रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। उसके अलावा जो है कैल्शियम एक क्विक लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेनली चूना होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना हो गया, तो चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो जो इसका एक्वस सोल्यूशन बनता है, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं लाइम वाटर। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, इसी को कहा जाता है लाइम वाटर। ठीक है, तो चूना को जब पानी मिलाएंगे और जो पूरा जो एक्वस सोल्यूशन मिला, इसका इस्तेमाल किसने किया? तो इसका व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल किया। चूना वगैरह पुचारा जो किया था ना दीवारों पे पुचारा, व्हाइट वॉशिंग, तो व्हाइट वॉशिंग में जो है स्लेक्ड लाइम के सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइम से जुड़ा हुआ तीन शब्द को ध्यान रखिएगा। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, और एक होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। तो ये तीन शब्द है जो लाइम से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग किया जाता है, थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो उसमें चमक आने लगती है। तो चमक क्यों आता है? चमक इसलिए आता है क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के चलते जो पुचारा होने के बाद उसमें चमक आने लगता है। तो ये चीजें हैं। तो कैल्शियम में तो तीन चीजें, लाइम वाला जो शब्द है वो ध्यान रखिएगा, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करें तो ये क्या होता है? जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है तो इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि फेरस सल्फेट है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो होता है इसका कलर होता है ग्रीन। जब इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो जब हीट किया जाता है तो ग्रीन कलर धीरे धीरे इसका गायब होने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज कर गया, वो टूट गया, और टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देगा, तो डीकम्पोजिशन। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा टाइप है रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि एक तरफ हमारे पास एक रिएक्टिव मेटल है और दूसरी तरफ जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल है जो अपने कंपाउंड के साथ है। जैसे कि कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट हो जाए, कॉपर जो है कार्बोनेट के साथ है तो कॉपर कार्बोनेट, या कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट, कॉपर ब्राइट, सभी कंपाउंड के रूप में रहेगा। तो एक रिएक्टिव मेटल जो अकेले है और एक लेस रिएक्टिव मेटल जो कंपाउंड में है। तो जो रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा देता है और खुद कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से हटा देना। तो एक हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है? एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया? रिएक्शन इन विच a more reactive metal displaces a less reactive metal
फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा देता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जिंक है, जिंक को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसका कलर होता है ब्लू। तो जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को सल्फेट से अलग कर देगा। गया कॉपर को जो सल्फेट से अलग कर दिया, खुद बन गया जिंक सल्फेट और साथ ही साथ कॉपर जो वो अकेले हो गया। तो यहाँ पर एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड में से हटा दे रहा है और खुद कंपाउंड बना दे रहा है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो अकेले पड़ गया। तो इस तरह के रिएक्शन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोचो क्या होगा अगर हम इसको उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब क्या है, अगर जिंक कंपाउंड में रहता और इसको हम रिएक्ट करवा देते कॉपर के साथ, तो क्या कॉपर हटा पाता? तो कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव है, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए कॉपर यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, वो जिंक को उसके स्थान से नहीं हटा पाएगा। तो इस तरीके से हर एक मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है वो अलग अलग होता है। तो मेटल की रिएक्टिविटी हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए जो है एक ऑर्डर आपको मिलेगा जिसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो हर एक एलिमेंट को मेटल को जो है उसके रिएक्टिविटी के अनुसार अरेंज किया गया है और इस ऑर्डर को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके घटते हुए रिएक्टिविटी के अनुसार। मतलब जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव। जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है मेनली एसिड होता है सीजियम, लेकिन वो आमतौर पे आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो अभी जो आपको सीरीज शुरुआत करना है वो पोटेशियम से करना है। तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, तो उसके बाद जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो अभी आप फिलहाल में इतने एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ध्यान रखें। और यहाँ पे क्या है, नीचे जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करता है, रिएक्टिविटी घटी, मतलब ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप मतलब ये जा रहे हैं सीरीज में, तो डाउन द सीरीज जब जाएंगे तो हम क्या देंगे, रिएक्टिविटी घट रहा है। जहां पर पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वहीं दूसरी तरफ जो है प्लैटिनम वो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखोगे? तो इसका आधार तरीका क्या होता है, तो इस सीरीज को याद कैसे रख सकते हो? प्लीज, P फॉर पोटेशियम, स्टॉप,
स्टॉप हो गया सोडियम, कॉलिंग CaL कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, केयरलेस CAR जो होता है ना, ये बीच में कार्बन आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद कार्बन, तो कार्बन, Z से जिंक हो गया, उसके अलावा जो है I से आयरन हो गया, T से जो है टिन हो जाएगा, T से टिन, L से लेड, H हाइड्रोजन, C कॉपर, S सिल्वर, G गोल्ड, P प्लैटिनम, इसको ठीक है। तो ये चीज है, तो आप इस सीरीज को याद रख सकते हो कैसे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हो ये सीरीज को। अब देखो इस सीरीज में हम क्या समझेंगे, तो इस सीरीज से मतलब ये हो गया कि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू नीचे वाले मेटल्स, ठीक है। तो ऊपर वाले मेटल्स नीचे वाले मेटल्स को उसके कंपाउंड में से हटा सकते हैं। जैसे कि सपोज करो अगर फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को आपने जो है जिंक से रिएक्ट करवा दिया, अब देखो जिंक यहाँ है, आयरन यहाँ है, तो नीचे है आयरन, तो आयरन लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा ही कंपाउंड में होना चाहिए, तो कंपाउंड में है अभी, तो जिंक क्या करेगा, आयरन को उसके कंपाउंड में से हटा देगा, खुद जिंक सल्फेट बन गया और आयरन अकेला बच जाएगा। इसी तरीके से मान लो अगर फेरस सल्फेट है और आपने इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, क्या होगा, अब देखो आयरन और हाइड्रोजन, आयरन यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन जाहिर सी बात है लेस रिएक्टिव है, तो क्या हाइड्रोजन कंपाउंड हटा पाएगा, नहीं, तो यहाँ पे फिर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता हुआ दिखाई देगा। तो इस अनुसार आप सीरीज के अनुसार देख सकते हो कौन जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा देगा। तो ये सीरीज याद रखिए और याद करने का जो तरीका है वो ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये याद कर लोगे तो वो हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इस तरीके से जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, इसी के आधार पे जो मेनली एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी कंपाउंड में से हटाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अब बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये ज्यादातर किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो ये ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है। आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया, आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है वैसे कंपाउंड जो आयंस के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन को कहते हैं कटायन, एक नेगेटिव आयन होगा जिसको कहते हैं अनायन। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब मिलता है दोनों के मिलने से आयोनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो होगा क्या, दो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि A+B-, ये एक कंपाउंड हो गया, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं दूसरे किसी कंपाउंड के साथ, जैसे कि C+D-, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये आयनिक कंपाउंड एक ये आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बना कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को मिलाकर, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मिलाकर आयनिक कंपाउंड्स बना है। अब हुआ क्या, दोनों अपना रिस्पेक्टिव आयन बदल लेंगे, जैसे कि ये जो A है B नेगेटिव आयन था तो ये चला जाएगा D के पास, A जो है चला जाएगा D, ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, और यहाँ का जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो दोनों जो है अपने रिस्पेक्टिव आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ का जो कटायन है वो यहाँ के अनायन के पास चला गया और यहाँ का कटायन इसके अनायन के पास आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD और प्लस CB। ध्यान रखना जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले कटायन लिखते हैं और फिर बाद में जो है अनायन को लिखा जाता है। तो ये चीज है। तो इस तरीके के रिएक्शन जहां पे जो कंपाउंड्स है आयनिक कंपाउंड्स ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो ऐसा रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज कर लेता है अपने जो रिस्पेक्टिव आयंस है वो दूसरे आयनिक कंपाउंड के साथ, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि सपोज करिए लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लेड आयोडाइड और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ क्या हुआ, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन नेगेटिव चार्ज, लेड पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज के पास चला गया और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज के पास आ गया। तो दोनों ने अपने आयंस का एक्सचेंज कर लिया और इस तरीके से यहाँ पर लेड आयोडाइड और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है ना कि जो लीड आयोडाइड है ये सॉल्यूशन के रूप में नहीं रहता है, बल्कि लीड आयोडाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं और एकत्रित होकर जो ये सॉलिड बन जाता है। तो जब सॉल्यूशन में किसी चीज का सॉलिड का निर्माण हो जाता है, पूरा रहेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स आपस में एकत्रित होकर सॉलिड बन गए, तो सॉल्यूशन का जब सॉलिड बन जाता है तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। तो जब लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको जो है येलो प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देता है। ये किस चीज का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो लीड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का निर्माण होता हुआ दिखता है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जहां पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, एग्रीगेट का मतलब एकत्रित हो जाना, तो इकट्ठा होकर जो है एक सॉलिड नेचर, सॉलिड फॉर्म्स बना लेता है और ये जो सॉलिड फॉर्म है इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इस तरह के रिएक्शंस जहां पे ये प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। तो ज्यादातर हम क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो फेरिक, मान लो ये फेरिक क्लोराइड है, इसको हम रिएक्ट करवा दे रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, फेरिक क्लोराइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बना लेता है, देखो आयरन जो है वो हाइड्रोक्साइड पे, तो ये बना जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम आएगा क्लोरीन के पास, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, ज्यादातर जो मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, डूबते नहीं, घुलनशील नहीं है ये। ठीक है, तो ये जो है ना सॉल्युबल नहीं होते हैं और ये ज्यादातर प्रेसिपिटेट का निर्माण कर लेते हैं। तो जिस भी रिएक्शन में ज्यादातर आपको मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है तो उसमें प्रेसिपिटेशन का ही निर्माण होगा। हाँ, कुछ हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्युबल होता है, जैसे कि हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉल्युबल होता है पानी में। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब जैसे आयरन हो गया तो आयरन का जो हाइड्रोक्साइड वो इनसॉल्युबल होता है, तो ये भी अगेन प्रेसिपिटेट का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके के रिएक्शन जहां पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर इस रिएक्शन के दौरान कुछ सॉलिड का निर्माण हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रहेगा पूरा लिक्विड ही, लेकिन जैसे इसी में क्या होगा,
एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे ही रहेगा, और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड बन गया, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जो सॉलिड बना उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लोग प्रेसिपिटेट। इसी तरीके से जो है बैरियम क्लोराइड है और इसको अगर आपने रिएक्ट कर दिया सोडियम सल्फेट के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है बैरियम सल्फेट और साथ ही साथ जो है सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स दो शब्दों को मिला के बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो वैसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ में हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ। तो रिडक्शन का मतलब होता है जब किसी भी चीज से, कोई भी कंपाउंड है, अगर वहां से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, वो कंपाउंड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है रिडक्शन। और अगर किसी चीज में ऑक्सीडेशन जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या। तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी चीज से ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो वो एक तरीके से रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी चीज से हाइड्रोजन जो है ना वो गायब हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी देखा जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसको बोलेंगे कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो इस अनुसार जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, ये दो चीजें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर किसी चीज से ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो वो रिडक्शन हो गया। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये हमको दे देता है कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब हीट करो तो कैल्शियम अलग ऑक्सीजन अलग, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो गायब हो रहा है, तो ये एक तरीके का रिडक्शन हो गया। कैल्शियम ऑक्सीजन यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ था, जैसे हीट किया गायब हो गया, तो ये चीज जो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया एक तरीके का रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इधर मान लो कॉपर ऑक्साइड अगर है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। कॉपर है, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। नॉर्मली कॉपर ब्राउन का होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो अगर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पर भी ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन गायब हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो ये हो गया रिडक्शन, और कॉपर में जब ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इस कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा लें तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लैक कलर का था, लेकिन ये धीरे धीरे ब्लैक कलर जब हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो ये बन जाता है ब्राउन कलर वापस। अब देखो इस रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे वो क्या, कॉपर ऑक्साइड है और इधर हाइड्रोजन है, रिएक्ट करवा दिया तो ये बन गया कॉपर और पानी। कॉपर के साथ यहाँ पर था ऑक्सीजन, ठीक है।
तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन वहीं अगर इधर बात करें तो इधर कॉपर अकेला है। तो कॉपर अकेला है तो कॉपर से ऑक्सीजन गायब हुआ है। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, इधर कॉपर अकेला है तो कॉपर से ऑक्सीजन गायब हुआ है, इसको बोलेंगे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे रिडक्शन। हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है, इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है गेट्स रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है ताकि कॉपर बने, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है ताकि वाटर बन जाए। अब यहाँ पे क्या देखोगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीजन छीना किसने, इसने ऑक्सीजन किसको दे दिया है, तो कहीं ना कहीं इसने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया है। तो कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन ने लिया है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किसके चलते हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है हाइड्रोजन के चलते, इसीलिए हाइड्रोजन को बोलेंगे हम लोग जो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखना, जो खुद ऑक्सीडेशन शो कर रहा है असल में वो कैसे काम करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। एजेंट की जब बात करते हैं तो सामने वाले के अनुसार डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा है, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन किसने किया, हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन किसने दिया है, कॉपर ऑक्साइड ने दिया है, तो ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन होता है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो आइए अब देखते हैं कुछ जो है रिएक्शंस के बारे में। तो जैसे एक रिएक्शन हो गया, जिंक ऑक्साइड है, जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था लेकिन इधर जिंक अकेला हो गया, तो जिंक से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ध्यान, किसका ऑक्सीडेशन, अगर दे दे स्टेटमेंट जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड, या फिर जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ध्यान रखना जिंक यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा है, असल में रिड्यूस कौन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर है जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू जिंक। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली कार्बन की बात करें तो कार्बन अकेले था, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये चीज है। अब देखो क्या, कार्बन का ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है जिंक ऑक्साइड, तो ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया है कार्बन ने, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसे मान लो एक और रिएक्शन लेते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड है, अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ तो ये बना देता है मैंगनीज क्लोराइड, साथ ही साथ जो है वाटर और क्लोरीन। ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड है, जब HCl से रिएक्ट कराएगा तो मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। अब देखो मैंगनीज यहाँ पे क्या था, मैंगनीज यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन भाई इधर बात करें इधर मैंगनीज जो है वो क्लोरीन के साथ हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल, तो मैंगनीज से ऑक्सीजन हट गया है, तो एक तरीके से इसका क्या हुआ, तो एक तरीके से इसका हो गया है रिडक्शन। तो मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किसके चलते, HCl के चलते, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली HCl यहाँ पे क्लोरीन के साथ था लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो ये चीज है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन के अनुसार देखें तो हाइड्रोजन क्लोरीन छोड़कर ऑक्सीजन के पास रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, सिमिलरली अगर आप क्लोरीन के अनुसार सोचोगे तो क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ पे क्लोरीन अकेले है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही केसेस में क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो HCl जो है ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है पानी में, तो ऑक्सीडेशन। अब देखो क्या HCl को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है,
तो HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिए जिसका रिडक्शन होता है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। एजेंट कहने का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब होता है कि सामने वाले को ये क्या करवा रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया हमारा जो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करोजन और रैंसिडिटी के बारे में। क्या होता है करोजन और रैंसिडिटी? करोजन का मतलब होता है जब भी मेटल जो है ना एयर वाटर के प्रेजेंस में आता है तो मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। खराब क्यों हो रहा है? तो ज्यादातर वो अपने ऑक्साइड्स बना लेता है और इस ऑक्साइड्स के चलते जो है उसका नेचर जो है वो खराब होने लगता है। जैसे कि बात करें अगर आयरन, तो आयरन जो होता है जब ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड, और इसमें कुछ कण पानी के रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब फेरिक ऑक्साइड। इस फेरिक ऑक्साइड को बोलते हैं रस्ट, जिसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे होता है ये कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आता है, लोहा वगैरह जो भी होता है जैसे गेट वगैरह हो गया या साइकिल या बाइक जो भी व्हीकल्स होते हैं, अगर लोहा से बने हुए हैं तो इनको आप बारिश में छोड़ दोगे तो धीरे धीरे क्या लगेगा, कुछ समय बाद अगर लगातार ये बारिश में रह रहे हैं तो इन पे जंग लगने लगता है। तो ये जंग क्या है? ये जंग कहीं ना कहीं मेटल की जो क्वालिटी है उसको खराब कर दे रहा है, उसका जो नेचर है उसको बदल देता है, तो इसी को बोलते हैं करोजन। ठीक है, तो करोजन क्या हुआ? तो अल्टरिंग होगा तो बदलाव हो जाना, एक तरीके से अल्टर करना बदलाव करना। तो कहीं ना कहीं जो मेटल होता है जब वो एयर और वाटर कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी क्वालिटी में बदलाव करने लगता है, उसकी क्वालिटी जो बदलने लगती है, और इस बदलाव को हम कहते हैं करोजन। और यही चीज जब आयरन के साथ होता है तो करोजन को बदल के एक दूसरा शब्द है रस्टिंग, तो वहां हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग का मतलब हो गया वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में आयरन जो है लोहा जब वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी जो है खराब होने लगता है, वो भी जो है ऑक्साइड का निर्माण करने लगता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है रस्टिंग। जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर को भी जब हम लोग एयर और वाटर में छोड़ देंगे ना तो वो ग्रीन कलर बदल जाता है। कॉपर का ग्रीन कलर क्यों आता है? तो कॉपर जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर जो होता है ये क्या कर रहा है? तो ये भी जो है ना हरा कलर में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर, और यही दोनों के चलते इसका रंग जो है वो हरा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जो है करोजन। ठीक, इसी तरीके से अगर हम जो खाना होता है भोजन वगैरह, तो कुछ भोजन को जब हवा में रख देते हैं तो एयर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है और उसका जो गुण होता है वो कहीं ना कहीं खराब, जैसे ज्यादातर मिक्सचर्स वगैरह बिस्किट लेज ये सब में क्या होता है, अगर आप हवा में छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं एक तरीके से। तो सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर जा रहा है और वो उनको सॉफ्ट बना दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो है वो अपनी क्वालिटी खो दे रहा है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रैंसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं रैंसिडिटी।
तो जब भी रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी वो प्रोसेस होता है जब भी फूड पार्टिकल, फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो अपनी क्वालिटी खोने लगता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। और अगर फूड ने अपना क्वालिटी खो दिया तो उसको रेंसिड फूड बोलेंगे। और इसीलिए क्या करते हैं, जैसे जो पैक्ड फूड होता है ना, तो उसको पैक करते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसमें हवा ना लगे। जैसे चिप्स वगैरह देखोगे, प्लास्टिक कितना फुला रहता है, हालांकि चिप्स बहुत कम होता है, तो ऐसा क्यों, तो फुला हुआ इसलिए है क्योंकि चिप्स को पैक किया जाता है नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उस चिप्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं आने देता है, उसको बचा के रखता है। वहीं आप पैकेट खोल के थोड़ी देर छोड़ दो तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर वो भी जो है सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज है, तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन से उसको बचा रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वैसे सब्सटेंस जो उसको ऑक्सीडाइज ना होने दे, तो फूड को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन उसके साथ जो है रिएक्ट ना कर सके। तो ये है आपका जो ये चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। थैंक यू।